हेलो फ्रेंड, आज हम यूजीसी नेट सोशल वर्क के सिलेबस से सीरीज 1 का चैप्टर 1 का पार्ट 1 नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क लेकर आए हैं। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने यूजीसी नेट सोशल वर्क का फुल सिलेबस के डिटेल आपको दिए थे कि किस टाइप के क्वेश्चन कैसे सिलेबस से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था आपको कि चैप्टर बाय चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके डिटेल के बारे में आपको जानकारी देती रहूँगी और वीडियो आपको उसके बारे में मैं प्रोवाइड करती रहूँगी, जो यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो चलते हैं, आज हम यूजीसी नेट सोशल वर्क के सिलेबस के चैप्टर 1 के पार्ट 1 में जिसका नाम है नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सोशल वर्क आखिर है क्या। इस चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं आपको कि सबसे पहले बताएंगे कि सोशल वर्क आखिर है क्या, उसकी डिफिनेशन, उसका अर्थ आखिर है क्या। तो सोशल वर्क क्या है? सोशल वर्क इज ए प्रोफेशन concerned with helping individual, families, group and communities to enhance their individual and collective well-being. It aims to help people develop their skill and their ability to use their resource and those of the community to resolve problems. ठीक, ये आपको मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाई है, ताकि जिसको दिक्कत होती हो इंग्लिश में, प्रॉब्लम होती हो, वो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं और हिंदी में भी समझ सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सामाजिक कार्य व्यक्तियों, परिवारों, समूहों और समुदायों को उनके व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण को, ध्यान से समझिएगा, ये हम आपको समझाते हुए अपनी लैंग्वेज में इसके अर्थ को बताते हुए आपके आगे के लिए तैयारी के लिए बेनिफिट के लिए मैंने वीडियो ये बनाया है आपके लिए, कि जिसको आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके अर्थ एक लैंग्वेज में एक बार पढ़ने में ही उसको समझ में आ जाए, आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। तो इसका अर्थ, समाज कार्य का क्या अर्थ है? सामाजिक कार्य व्यक्तियों, परिवारों, समूहों और समुदायों को उनके व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण को बढ़ाने में मदद करने से एक संबंधित पेशा है। क्या कार्य करता है? व्यक्तियों, परिवारों, समूहों और समुदायों को उनके व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण को बढ़ाने में मदद करने से एक संबंधित पेशा है। इसका उद्देश्य लोगों को उनके कौशल और उनके संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करने में मदद करना है। ठीक, किसको? सेवार्थियों को, जिनको हमारी सेवा की, सोशल वर्क की सेवा की आवश्यकता होती है, उनके लिए जो है सोशल वर्क कार्य करता है। इसका एक मीनिंग में अर्थ ये हो जाएगा कि समाज कार्य समस्याओं के समाधान द्वारा कल्याण में वृद्धि करने हेतु किया जाता है। ठीक है, समस्याओं का समाधान द्वारा कल्याण में, उनके कल्याण की वृद्धि के लिए ये समाज कार्य किया जाता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफिनेशन ऑफ द सोशल वर्क बाय विटमर ने क्या डिफिनेशन दिया है सोशल वर्क के बारे में? मैंने एक ही डिफिनेशन आपको बताया है, आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसको परिभाषित करते हुए विटमर ने क्या बताया है। विटमर ने सन 1942 में द प्राइम फंक्शन ऑफ सोशल वर्क इज टू गिव असिस्टेंस टू इंडिविजुअल्स इन रिगार्ड्स टू द डिफिकल्टीज दे एनकाउंटर इन देयर यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप सर्विस और इन देयर परफॉर्मेंस एज ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मतलब इसका क्या हुआ? सामाजिक कार्य का मुख्य कार्य क्या है? व्यक्तियों को संगठित समूह सेवा के उपयोग में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में एक संगठित, मतलब एक संगठन बना करके एक संगठित समूह के सदस्य के रूप में उनके प्रदर्शन में सहायता देना है। ठीक, एक संगठित समूह बना करके जो सदस्य को
हमारे समस्याओं के समाधान की ज़रूरत है, उनके लिए एक संगठित समूह बना करके उस सदस्य के रूप में उनको प्रदर्शन करके सहायता देना है, एक प्रदर्शन के रूप में देना है उनको सहायता। ठीक है, ये है हमारे विटमर के द्वारा, विटमर ने बोला है, विटमर ने ये समझाया है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि समाज कार्य का प्रमुख कार्य व्यक्तियों की उन समस्याओं को दूर करने में सहायता करना है जो वे एक संगठित समूह की सेवाओं का प्रयोग करने में या एक संगठित समूह के सदस्य के रूप में अपने कार्य संपादन में अनुभव करते हैं। ठीक, ये जो जिस टाइप के भी आपको मैंने दोनों लैंग्वेज में आपको समझा दिया, जो भी लैंग्वेज आपको सही लगे, जो भी आपको सही आपको जल्दी समझ में आ जाए इसका मीनिंग, अर्थ, वो आपको याद करने में, आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, आप उसको समझ लीजिए अच्छे से। इसलिए मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है। अब चलते हैं नेचर ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क की प्रकृति क्या है? सम इंडिविजुअल्स हैव पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ व्यक्तियों की व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या होती है। ठीक है, सम टाइम्स दे कैन नॉट सॉल्व दिस बाई देमसेल्फ, सो दे नीड आउटसाइड हेल्प। तो वे कुछ समय वे खुद ही, ऐसा टाइम आता है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें दूसरे की या साइड हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो सच हेल्प कम्स फ्रॉम ट्रेन्ड पीपुल। द इंडिविजुअल सीकिंग हेल्प इज नो एज क्लाइंट एंड ट्रेन्ड पर्सन helping him know as a social work. Such helping activities are known as social casework. कुछ व्यक्तियों की व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या होती है, तो कुछ समय वे उसका खुद से समाधान नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उनको साइड हेल्प, जैसे कि दूसरे के पास जाने की आवश्यकता होती है। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है जो वो खुद से नहीं सॉल्व कर सकता, उसको दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा सबके साथ ही होता है। तो वो किसके पास जाएगा? जो उनसे प्रशिक्षित हो, जो उनसे ज़्यादा जानकार हो, जो उनको लगता हो कि ये मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं, वो उन्हीं के पास जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की मदद जो है प्रशिक्षित लोगों से ही मिलती है। मदद मांगने वाले व्यक्ति को ग्राहक के रूप में जाना जाता है, और उसकी मदद करने वाले को प्रशिक्षित व्यक्ति को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। जो उनकी हेल्प करता है उसको एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। इस तरह की मदद गतिविधियों को सामाजिक मामले के काम के रूप में ही जाना जाता है। सामाजिक मामले के मतलब जो उनकी हेल्प करता है उसको एक सामाजिक मामले के रूप में ही जाना जाता है। ठीक, अब चलते हैं फील्ड ऑफ सोशल वर्क, मतलब कि सोशल वर्क के विशेष क्षेत्र क्या हैं। ठीक, मतलब वो किस किस क्षेत्र में फैला हुआ है, सोशल वर्क कहाँ कहाँ हेल्प करता है, किस किन लोगों की हेल्प करता है, ये आपको हम इस विशेष क्षेत्र में बताएंगे। तो ध्यान से आप लोग मेरे एक एक टॉपिक को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि इसी सब से ही क्वेश्चन, इन्हीं सिलेबस से, इन्हीं चैप्टर से ही आपको यूजीसी नेट सोशल वर्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और आपको तुरंत उसका आंसर समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर एक्चुअल में यही होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए और उसको समझते जाइए जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ, और आप आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या है विषय क्षेत्र सोशल वर्क का? द फील्ड ऑफ सोशल वर्क इज मोर extensive because where such problems are found which cause disturbance in the way of effective social action and its adjustment to the person. Social work is required there as it area. ठीक, समाज कार्य का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। देखिए, समाज कार्य का क्षेत्र जो है वो बहुत अधिक बड़ा फैला हुआ है। इसको ज़्यादा अभी वैज्ञानिक लोगों ने इसका पूरा क्षेत्र के बारे में नहीं, इसका जितना भी आप क्षेत्र के बारे में पता करेंगे वो आपको कम ही लगेगा, क्योंकि ये बहुत अधिक ही फैला हुआ है। तो क्योंकि जहाँ कहीं ऐसी समस्याएं पाई जाती हैं
जो व्यक्ति उसकी प्रभावपूर्ण सामाजिक क्रिया तथा उसके समायोजन के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करती हैं, वहाँ समाज कार्य की सहायता की आवश्यकता होती है। मतलब हर उस क्षेत्र में जहाँ आपको समस्या आ रही है, कोई भी काम करने के लिए कोई भी बाधा उत्पन्न हो रही है, कोई योजना बना रहे वो विफल हो जा रही है, तो उसमें जो सहायता होती है वो समाज कार्य की सहायता की आवश्यकता उसमें आपको पड़ती है। और इसके क्षेत्र के रूप क्या हैं वो हम आपको बताते हैं आगे। तो पहला है चाइल्ड वेलफेयर यानी बाल कल्याण। ये पूरे के पूरे आपको क्षेत्र में बताई हूँ। तो इसमें है बाल कल्याण। बाल कल्याण आप समझ रहे हैं, बाल कल्याण के लिए जैसे इसके अंतर्गत क्या है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनसे बाल शिशु इन लोगों को जो है हेल्प मिल सके। बाल विकास से संबंधित कार्यक्रम तथा सेवाओं का मुख्य लक्ष्य बालकों का संपूर्ण विकास करने से ही है। और दूसरा है हमारा वोमेन्स वेलफेयर, महिला कल्याण। महिला कल्याण। तीसरा है स्कूल सोशल वर्क यानी कि विद्यालय समाज कार्य। ध्यान से सुनिए, इन सब क्षेत्र में हमारा सोशल वर्क जो है वो फैला हुआ है। तो दूसरा क्या बताया आपको, महिला कल्याण। महिला कल्याण में आपको बता सकते हैं कि इसके बारे में थोड़ा हम आपको डिफिनेशन, थोड़ा हम इसका अर्थ बताते हुए, इसके बारे में डिटेल बताते हुए हम ले चल रहे हैं थोड़ा बहुत कि महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं कल्याण के लिए क्या है सोशल वर्क हेल्पफुल, कि महिलाओं को राष्ट्रीय जीवन तथा विकास की मुख्य धाराओं से जोड़ना, उन्हें इस प्रकार के अवसर उपलब्ध कराना ताकि वे राष्ट्रीय विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए उनको जागृत करना, उनके आदर और सम्मान प्रदान करवाना, मतलब इन सब टाइप की जो है कार्य समाज कल्याण में महिला कल्याण के रूप में होते हैं। विद्यालय समाज कार्य में आपको ये भी एक समाज कार्य का क्षेत्र है। जैसे दिल्ली जैसे बड़े नगरों में समाज कार्यकर्ता इस क्षेत्र में बहुत ही सफलता से कार्य कर रहा है, जिसमें विद्यार्थियों की समायोजन संबंधी समस्याओं का समाधान, बाल अपराध की समस्याओं का समाधान इस क्षेत्र में ज़्यादातर आते हैं। ठीक है। युवा कल्याण आप लोग जान रहे हैं। युवा मतलब युवा समझ रहे हैं ना आप लोग कि युवा कल्याण का युवा कल्याण के लिए समाज कार्य क्या बेनिफिट है कि इसके अंतर्गत युवकों को सामाजिक संस्थाओं द्वारा संस्थागत एवं गैर संस्थागत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनसे युवाओं की मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक। वृद्धों का कल्याण, ये हमारा 5वां पॉइंट हुआ। वृद्धों के कल्याण के लिए क्या है, वृद्धों के कल्याण के लिए भी समाज कार्य बहुत बेनिफिट रहा है। जैसे कि उनके वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स में छूट का प्रावधान किया गया है। उनके लिए जो है बैंकों में उनकी बचतों पर अधिक ब्याज दर देने का निर्धारित किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले तो हमारा परिवार संयुक्त परिवार के रूप में जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये एकल परिवार में तेजी से बढ़ गया, जिसकी वजह से वृद्धों को बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। तो उनके लिए बहुत सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उनके किराए में 50% तक की छूट दी गई है। उनके लिए ये पहली बार जो है प्रयास किया था फ्रेंड इन नीड सोसाइटी, वृद्धों के लिए जो निस्सहाय और वृद्ध हैं उनके लिए 1912 में सूरत में एक अशक्त आश्रम भी खोला गया था, जिनसे कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। श्रम कल्याण हुआ, बाधितों का कल्याण हुआ, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ों वर्ग का कल्याण, ये सब हम आपको बता रहे विशेष क्षेत्र जहाँ जहाँ ये सोशल वर्क फैला हुआ है। ठीक। तो इन सब क्षेत्र में जो है आपका
फैला हुआ है चिकित्सकीय एवं मनुष्य चिकित्सकीय उपचार, विलेज डेवलपमेंट यानी कि ग्राम विकास, सोशल डिफेंस यानी कि सामाजिक सुरक्षा, और क्रिमिनल करेक्शन यानी आपराधिक सुधार, सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा, और सोशल पॉलिसी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक नीति नियोजन एवं विकास, मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण, लीगल एड कानूनी सहायता, एनवायरमेंट बैलेंस पर्यावरण संतुलन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट मानव अधिकारों का संरक्षण, और लास्ट है हमारा सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि क्या क्या विशेष क्षेत्र है यहाँ का सोशल वर्क का, कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। पहला है चाइल्ड वेलफेयर बाल कल्याण, दूसरा वोमेन वेलफेयर महिला कल्याण, तीसरा स्कूल सोशल वर्क यानी कि विद्यालय समाज कार्य, यूथ वेलफेयर युवा कल्याण, वेलफेयर ऑफ द एल्डरली यानी कि वृद्धों का कल्याण, लेबर वेलफेयर श्रम कल्याण, वेलफेयर ऑफ द इम्पेयर्ड बाधितों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास। अनुसूचित मतलब कि इसका अर्थ क्या हुआ, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ों वर्गों का कल्याण। ये सब में जो है समाज कार्य करता है। ठीक, डेंटल एंड ह्यूमन मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि चिकित्सकीय एवं मनुष्य चिकित्सकीय उपचार। ठीक, इसमें भी समाज कार्य बहुत सारा आजकल सुविधा उपलब्ध करा दिया है कि दवा कुछ जो है आपको मुफ्त हॉस्पिटल में दी जाती है, कुछ पे कम आपसे टैक्स लिए जाते हैं। इन सब टाइप का जो है आपको जो है सोशल वर्क के थ्रू जो है हेल्प मिलता है। ग्राम विकास में विलेज ऑफ डेवलपमेंट ग्राम विकास, सोशल डिफेंस सामाजिक रक्षा, क्रिमिनल करेक्शन यानी आपराधिक सुधार, सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा, सोशल पॉलिसी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सामाजिक नीति नियोजन एवं विकास, मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण, लीगल एड कानूनी सहायता, एनवायरमेंट बैलेंस यानी पर्यावरण संतुलन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट यानी मानव अधिकारों का संरक्षण। ये आपका ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकारों का संरक्षण, उनका क्या संरक्षण है, उनके क्या हक और अधिकार हैं, ये सब भी समाज कार्य के द्वारा आपको बताए जाते हैं, जिसको आपको लेना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमारे क्या हक हैं, क्या अधिकार हैं, हमको उसके लिए हमेशा जागृत होना चाहिए। सोशल जस्टिस जो हमारा लास्ट है, सामाजिक न्याय। ठीक, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क, मतलब कि सोशल वर्क के सिद्धांत क्या क्या हैं। ठीक, इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें से भी रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोशल वर्क इज ए वोकेशनल सर्विस अंडर विच ए वर्कर ट्रेंड इन सोशल वर्क टू हेल्प द servant individual group and community. He tried to serve his servant better during this time. There are some basic principles of social work profession which are considered essential for social worker to follow. मतलब समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसके अंतर्गत समाज कार्य में प्रशिक्षित मैंने बताया था, जो सेवा प्रदान करते हैं उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है, और सेवार्थी जो सेवा लेते हैं, जिनको हेल्प की आवश्यकता होती है, सेवार्थी उनको कहा जाता है। सेवार्थी व्यक्ति समूह और समुदाय की सहायता के लिए कार्य करता है। वह इस दौरान अपने सेवार्थियों को बेहतर सेवा प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। समाज कार्य व्यवसाय के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं जिनका पालन करना सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है। मतलब वो अपनी बातें या किस तरीके से सेवार्थी के सामने पेश करे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको बुरा भी ना लगे, मतलब सब कुछ ध्यान रखते हुए जो है उनको समाज कार्यकर्ता को उनकी प्रॉब्लम की सहायता करनी पड़ती है। तो क्या है वो सिद्धांत हमारे? द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। पहला हमारा है संचार का सिद्धांत। ठीक है, संचार का सिद्धांत में आपका क्या आएगा कि पहली मुलाकात में ही कर्ता यानी कि सामाजिक कर्ता और सेवार्थी के बीच बातचीत और विचार विमर्श की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। मतलब कि सेवार्थी आपके पास आया,
समाज कार्यकर्ता के पास, और वो अपनी बातें, उनको क्या प्रॉब्लम है वो आपको बताता है। आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है जिसे हम संचार कहते हैं। एक दूसरे का विचार, वो अपने विचार बताएं कि मेरा क्या प्रॉब्लम है, वो अपना उसका सलूशन बताए, क्या विचार मतलब अपने विचार बताएं कि उसके सलूशन बताएं। तो ये हमारा संचार का माध्यम हुआ। यह संचार किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप लिखित भी मांग सकते हैं, अलिखित भी मांग सकते हैं, मौखिक या संकेत या सांकेतिक या संकेत दे करके, इस टाइप के भी होते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि कार्यकर्ता सेवार्थी की ही बोली या भाषा का प्रयोग करें। मतलब जिस टाइप से सेवार्थी बोल रहा है उसी की भाषा को समझते हुए उसी की भाषा में ही उसका आंसर या उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें, जिससे कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सेवार्थी को, और उनको आपकी बात जल्द से जल्द समझ में आए। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। दूसरा चलते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, यानी कि व्यक्तिकरण का सिद्धांत। इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक सेवार्थी के विशिष्ट एवं अद्वितीय गुणों का ज्ञात करना और समझना तथा सिद्धांतों एवं प्रणालियों के प्रयोग द्वारा प्रत्येक सेवार्थी की अलग अलग एवं विशिष्ट ढंग से सहायता करना, जिससे वो अच्छी तरह से समायोजित हो सके। ठीक है, ये सिद्धांत जो है मानव गरिमा पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं और स्थितियों के आधार पर विशिष्ट है और उसकी तुलना किसी अन्य के साथ नहीं की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी रुचि के अनुसार विकास करे। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत कार्यकर्ता यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसी योग्यताएं होती हैं जो दूसरों से मिलती हैं, फिर भी व्यक्ति की कुछ अद्वितीय विशेषताएं होती हैं जो दूसरों में नहीं पाई जाती हैं। ये हुआ हमारा व्यक्तिकरण का सिद्धांत दूसरा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा तीसरा, स्वीकृति का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेक्टेशन। इसमें क्या है कि स्वीकृति अर्थात सेवार्थी से उसकी वर्तमान स्थिति के अनुसार ही व्यवहार करके उसकी परिस्थिति के अनुरूप ही उसके विषय में कोई विचार बनाया जाए। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि उनकी वर्तमान स्थिति के अनुसार ही उनसे व्यवहार करें और उनकी परिस्थिति यानी वो किस प्रॉब्लम में है के अनुरूप ही उसके विषय में कोई विचार बनाया जाए। अर्थात जिस स्थिति में जिस स्थिति में सेवार्थी हो उसे उसी स्थिति में स्वीकार करना चाहिए। कार्यकर्ता और सेवार्थी दोनों को एक दूसरे की स्वीकृति प्रदान होनी चाहिए। यह हो गया हमारा तीसरा। अब हमारा चलते हैं चौथा, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंटली, मतलब गोपनीयता का सिद्धांत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब ये कार्यकर्ता के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है गोपनीयता। मतलब अपनी सेवार्थियों की बातों को गोपनीय बना के रखें, क्योंकि सेवार्थी जो चाहता है वो हमारी बातें ज़्यादा फैले ना, ज़्यादा लोगों के पास ना जाए, इसलिए वो चाहता है कि मेरी बातों को गोपनीय रखा जाए। तो सेवार्थी की समस्याएं व्यक्तिगत होती हैं, जिससे वो चाहता है कि गोपनीय ही उसे रखा जाए। इसलिए कार्यकर्ता को चाहिए कि सेवार्थी जो भी कार्यकर्ता से बात करे या कार्यकर्ता को जो भी सेवार्थी के बारे में ज्ञात हो, मतलब जो भी उनको सेवार्थी के बारे में पता हो, उसे कार्यकर्ता द्वारा गोपनीय रखा जाए। यदि ऐसी कोई बात है जिससे वह सेवार्थी की समस्या का समाधान करने के लिए उसे किसी अन्य विशेषज्ञ से भी साझा करना आवश्यक पड़ जाए अगर, तो कार्यकर्ता को सेवार्थी के समक्ष ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि मुझे अब तीसरे के पास जाना पड़ेगा या मुझसे एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, और अगर वो सहमति प्रदान करे तभी उस कार्यकर्ता को ये कदम उठाना चाहिए, बिना उनकी सहमति के नहीं। ठीक, अब चलते हैं हमारा पांचवा टॉपिक, द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमिनेशन, मतलब आत्मनिर्णय का सिद्धांत। यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति ही अपने हितों का सर्वोच्च निर्णायक होता है। इसके संदर्भ में कार्यकर्ता को सेवार्थी की सहायता करनी चाहिए, जिससे सेवार्थी उचित निर्णय ले सके। मतलब उनको निर्णय लेने की क्षमता देनी चाहिए, प्रदान करना चाहिए। इससे सेवार्थी के आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। ठीक, उन्हें खुद इस टाइप से जागरूक बनवाना कि जिससे वो अपना निर्णय स्वयं ले सकें, उनके आत्मविश्वास को जागरूक करवाना है। इसलिए आत्मनिर्णय का सिद्धांत ये बताता है। अब चलते हैं हमारा छठवां पॉइंट कि द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड इमोशनल रिलेशन, मतलब नियंत्रित संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत। यह सिद्धांत कार्यकर्ता को
इस बात के प्रति सावधान करता है कि यह सेवार्थी की समस्या को देखकर स्वयं उससे व्यक्तिगत एवं भावनात्मक लगाव का अनुभव न रखने लगे। मतलब उससे कुछ अपना व्यक्तिगत या ज़्यादा इमोशनल भावना न रखे, क्योंकि वो तब उसकी हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए इतना ध्यान रखना चाहिए कि उनकी समस्याओं को देखकर स्वयं उससे व्यक्तिगत एवं भावनात्मक लगाव का अनुभव न रखने लगे, क्योंकि कार्यकर्ता एक व्यावसायिक व्यक्ति है। इस कारण उसे व्यावसायिक प्रक्रिया का पालन संबंध स्थापन के दौरान करना चाहिए। कार्यकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सेवार्थी की समस्या में लिप्त होने के बजाय वस्तुनिष्ठ ढंग से कार्य करना चाहिए। ठीक, अब हमारा 7वां पॉइंट जो लास्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंट एटीट्यूड, यानी कि अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का सिद्धांत। इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत कार्यकर्ता के द्वारा सेवार्थी या उसकी समस्या को देखकर तुरंत ही कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। मतलब उनकी सेवार्थी समस्या को देख लिया और तुरंत हमने निर्णय ले लिया, ऐसा नहीं। उनकी समस्याओं को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, तुरंत ही नहीं लेना चाहिए, अपितु जब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए जब तक कि सेवार्थी की समस्या का सही ढंग से अध्ययन और निदान न कर लिया जाए। मतलब उनकी समस्या को सही ढंग से आप अध्ययन कीजिए, समझिए, और उनकी बातों को पूरी तरीके से समझिए। उनकी समस्या का समाधान का निदान तब तक मत कीजिए जब तक वो समस्या को सही तरीके से आप समझ ना लें। यह कार्यकर्ता को समस्या के विषय में कोई भी अतार्किक या अवैज्ञानिक निर्णय लेने से रोकता है। यह सिद्धांत कार्यकर्ता को व्यावसायिक ढंग से निर्णय लेने तथा व्यावसायिक संबंधों के निर्माण में सहायक होता है। तो ये हुआ हमारा 7 पॉइंट जो सिद्धांत हैं हमारे सोशल वर्क के, जो बहुत ही ज़रूरी हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे इसका चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये हमारा सब्सक्राइब बटन है जिसको आप प्रेस कीजिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो है और भी वीडियो चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको देती रहूँगी। ये हमारा पार्ट 1 था सोशल वर्क चैप्टर 1 का, और पार्ट 2 यानी कि इसके आगे की और कुछ भी टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में आती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम ना हो और वो आपको तुरंत ही आपके फ्रंट पे शो होने लगे मेरे वीडियो आते ही। तो प्लीज़ आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें हमारे और भी सोशल वर्क से रिलेटेड बहुत से वीडियो हैं, आप जाइए हमारे चैनल पे और देखिए, आपको तरह तरह के वीडियो जो है हमारे चैनल पे मिलेंगे सोशल वर्क से रिलेटेड, जो आपको इसके पेपर यूजीसी नेट सोशल वर्क के पेपर में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसके आगे पार्ट 2 लेकर आऊँगी, जो इसके फुल डिटेल के बारे में मैं पूरा बताऊँगी आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।